अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है एएनएस रिसेप्टर्स। लास्ट टाइम हमने को ट्रांसमीटर्स तक पढ़ा था। एएनएस रिसेप्टर्स के अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स आते हैं। डोपामिनिक रिसेप्टर्स भी होते हैं, एड्रीनो रिसेप्टर्स भी होते हैं, कोलिनो रिसेप्टर्स भी होते हैं। अब हम यहाँ पर जो देखेंगे रिसेप्टर्स, उसको हम टेबल 6.1 से करेंगे। ये सब कुछ जो लिखा हुआ है इसके अंदर, ये सब जो है वो टेबल से कवर हो जाएगा। यू कैन जस्ट गिव इट अ रीड, और देर इज़ नो नीड टू गिव अ रीड ओनली इफ़ अगर आप जो है वो टेबल को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो अब टेबल को हम शुरू करते हैं। अब हमारे पास रिसेप्टर्स जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स है ना, इनको हम कोलिनो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। कोलिनो रिसेप्टर्स को मस्करीनिक रिसेप्टर्स क्यों कहते हैं? ओके, अब हम इनको मस्करीनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि टॉक्सिन जो होता है ना मशरूम के अंदर, उस टॉक्सिन को हम कहते हैं मस्कराइन। तो ये रिसेप्टर्स उस मस्कराइन टॉक्सिन से भी एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो रिसर्च में जब ये मस्कराइन टॉक्सिन से एक्टिवेट हुए होंगे तो उन्होंने इसका नाम मस्करीनिक रिसेप्टर्स रख दिया। कोलिनो रिसेप्टर्स इसलिए क्योंकि एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं, एसिटाइल कोलिन से एक्टिवेट हो जाते हैं, सॉरी। ठीक है, तो कोलिनो रिसेप्टर्स और मस्करीनिक रिसेप्टर्स, इनके दो नाम हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। अब जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं ना, ये हमारे पास 5 तरह के होते हैं: M1, M2, M3, M4 एंड M5। इसके अलावा निकोटीनिक होते हैं, जिनमें हमारे पास निकोटीन होता है नर्व गैंग्लिया का और न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस का। अब ये जो आपको टेबल शो हो रहा है, इसके अंदर हमारे पास निमोनिक्स भी हैं। M1 जो होते हैं ना, वो नर्व एंडिंग्स के ऊपर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर निमोनिक है नादिया। नादिया हैव इफेक्टिव CNS से आपने याद करना है कि नादिया जो है वो N है, यानी नर्व एंडिंग्स पर होते हैं। और G प्रोटीन इनके पास कौन सी होती है? GQ होती है। देन वी हैव M2 होते हैं हार्ट के अंदर, इसलिए इसके अंदर है हैव। देन हमारे पास है M3 इफेक्टिव से इफेक्टर सेल्स के अंदर, यानी स्मूथ मसल्स के अंदर, ग्लैंड्स के अंदर, एंडोथीलियम के अंदर। देन हमारे पास है M4 और M5, ये दोनों CNS के अंदर होते हैं। ठीक है, और इनका निमोनिक भी CNS ही है। तो नादिया हैव इफेक्टिव CNS, और आगे जो है वो उनके नादिया से नर्व एंडिंग, हैव से हार्ट, इफेक्टिव से इफेक्टर सेल्स, और CNS से CNS। देन हमारे पास है एक NN और NM। जो NN है वो नर्व गैंग्लिया के ऊपर होता है, और NM जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर होता है। जो हार्ट वाला है हमारे पास M2 है ना, वो G इनहिबिटरी के साथ कपल्ड होता है। M3 GQ के साथ अगेन कपल्ड होता है। M4 और हमारे पास होता है G इनहिबिटरी के साथ, और M5 GQ के साथ। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है कि GQ GI GQ GI GQ, एक Q है और एक I है। M1 जो है वो GQ है, और M2 जो है वो G इनहिबिटरी। GQ G इनहिबिटरी ये सब कुछ तो हम वैसे पढ़ चुके हैं पहले ही बायोकेमिस्ट्री में भी और फिजियोलॉजी में भी, कि GQ क्या होते हैं, GI कपल्ड रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर स्टिल किसी को समझ नहीं आ रही कि GQ क्या है, वो कैसे वर्क करता है और उसका क्या मैकेनिज्म है, यू गाइस कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल एक्सप्लेन दैट। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हमारे पास होते हैं α1, α2, β1, β2 एंड β3। इसके भी निमोनिक्स हैं इंग्लैंड नेवर हैव सम अपॉलजी। तो जो α1 है ना, ये हमारे पास इफेक्टर सेल्स के अंदर होते हैं, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स के ऊपर। α2 हमारे पास नर्व एंडिंग्स के ऊपर होते हैं। β1 हार्ट के ऊपर होते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस के ऊपर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि β1 हार्ट और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस के ऊपर होते हैं। β2 हमारे पास स्मूथ मसल, लीवर और हार्ट के अंदर होते हैं, और β3 हमारे पास एडिपोसाइट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड नेवर हैव सम अपॉलजी। जो α1 है वो हमारे पास GQ कपल्ड होता है, α2 G इनहिबिटरी होता है, जबकि जो β1, β2 और β3 ये सारे G स्टिम्युलेटरी होते हैं। देन हमारे पास डोपामीन के रिसेप्टर्स आ जाते हैं, D1 और D5 जो है वो हमारे पास ब्रेन के अंदर, स्मूथ मसल्स ऑफ द रीनल वेस्कुलेचर के अंदर, जबकि D2, D3, D4 हमारे पास ब्रेन, स्मूथ मसल और CVS के अंदर है। जो D1 और D5 हैं ये हमारे पास जी स्टिम्युलेटरी हैं, जबकि D2, D3 एंड D4 ये G इनहिबिटरी हैं। अब है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ द एक्टिवेटिंग ऑटोनोमिक नर्व्स। जो ऑटोनोमिक नर्व्स है ना, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, वो डिफरेंट ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। कुछ ऑर्गन के पास डुअल सप्लाई भी है। डुअल सप्लाई यानी उनके पास सिंपैथेटिक भी है, पैरासिम्पैथेटिक भी है। जैसे यहाँ पर है डुअली इनर्वेटेड ऑर्गन सच एज आइरिस ऑफ द आई, SN नोड ऑफ द हार्ट रिसीव बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन। अब बॉडी की किस ऑर्गन में दोनों है, किस ऑर्गन में दोनों नहीं है, वो ये जो हमारे पास नेक्स्ट टेबल है 6.3,
उसमें हमारे पास आ जाएंगी कि किसके अंदर ये सारी हैं। ये टेबल हम अच्छे से कर लेंगे तो ये सारी बातें हमें समझ में आ जाएंगी कि किसके अंदर है। फिलहाल इसको देखते हैं कि अगर हमारे पास दोनों सिंपैथेटिक भी हैं, उस ऑर्गन के पास पैरासिम्पैथेटिक भी हैं, तो उसका कैसे हम ये देखेंगे कि उसको नॉर्मली किस सिचुएशन में कौन सी उसके ऊपर एक्ट कर रही है, कौन सा सिंपैथेटिक एक्टिवेट कर रहा है या पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट कर रहा है। तो कहते हैं कि प्यूपिल हैज़ नेचुरल इंट्रिंसिक डायमीटर टू विच इट रिटर्न्स व्हेन बोथ डिविजन्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे पास आ जाते हैं ना कि प्यूपल जो है उसके नेचुरल इंट्रिंसिक डायमीटर क्या है, कि वो नेचुरल इंट्रिंसिक डायमीटर द प्यूपिल हैज़ नेचुरल इंट्रिंसिक डायमीटर टू विच इट रिटर्न्स व्हेन बोथ डिविजन्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर ब्लॉक्ड। यानी जब हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकेज देते हैं, गैंग्लियोनिक ब्लॉकेज हमने यहाँ पर देखा, मूव ऑन टू द प्रीवियस पेज, कि देखें कि हमारे पास जो गैंग्लियन है, अगर हम इस गैंग्लियन को ही ब्लॉक कर देंगे तो आगे तो कोई नर्व इम्पल्स नहीं जाएगी। जब आगे कोई नर्व इम्पल्स नहीं जाएगी तो हम कैसे उसको देखेंगे, हम क्या उसके ऊपर जो है वो फाइंडिंग्स करेंगे। अगर हम जो है वो गैंग्लियन को ही ब्लॉक कर दें तो ऑब्वियसली आगे तो कोई इम्पल्स नहीं जाएगी। यानी किसी भी ऑर्गन के पास जिसके पास सिंपैथेटिक भी है, पैरासिम्पैथेटिक भी है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। वो कहते हैं कि जैसे कि प्यूपिल है तो वो अपनी इंट्रिंसिक डायमीटर की तरफ वापस चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सिमिलरली जो कार्डियक साइनस है उसका भी एक इंट्रिंसिक रेट है विच इज़ 100 to 110 पर मीटर इन द एब्सेंस ऑफ बोथ ऑटोनॉमिक नर्वस इनपुट्स। तो अगर दोनों के ऑटोनॉमिक नर्वस इनपुट्स नहीं है, यानी कि सिंपैथेटिक भी नहीं है, पैरासिम्पैथेटिक भी नहीं है, तो वो अपने इंट्रिंसिक डायमीटर की तरफ फ्लो होता है। हाउ विल दीज वेरिएबल चेंजेस इफ द गैंग्लियंस आर ब्लॉक्ड। यानी हमें ये कैसे पता चलेगा कि अब सिंपैथेटिक आएगा या पैरासिम्पैथेटिक आएगा, या फिर ये जो हमारे पास इंट्रिंसिक डायमीटर है ये किस चीज़ के अकॉर्डिंग है। उसका आंसर वो आगे लिखता है, द आंसर इज प्रिडिक्टेबल इफ वन नोज विच सिस्टम इज डोमिनेंट। यानी आई के ऊपर कौन सा सिस्टम डोमिनेंट है। अगर हमें ये बात पता हो तो जब गैंग्लियन का ब्लॉकेज होगा तो वो डोमिनेंट सिस्टम तो ब्लॉक हो जाएगा, तो जो नॉन डोमिनेंट सिस्टम होगा उसका इफेक्ट होगा। Normally, both the pupil and at the rest, the SA node are dominated by the parasympathetic. Thus, blockage of both systems with removal of dominant parasympathetic and non-dominant sympathetic effect result in mydriasis and tachycardia. अब मिड्रिएसिस और टैकीकार्डिया क्यों हुआ, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम डोमिनेंट था। जब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया गैंग्लियोनिक ब्लॉकेज की वजह से, तो जो नॉन डोमिनेंट सिस्टम था उसका कुछ इफेक्ट बाकी रह गया, जिसकी वजह से आँखों के अंदर मिड्रिएसिस हुई और हार्ट के अंदर टैकीकार्डिया हुआ। अब आँखों के अंदर स्पेसिफिकली मिड्रिएसिस क्यों हुई, हार्ट के अंदर तुम्हें पता है सिंपैथेटिक से टैकीकार्डिया होता है, उसका जो है वो डिपेंड, उसका आंसर ये है हमारे पास कि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के रिसेप्टर्स होते हैं। वो हम आगे जैसे ही टेबल 63 करेंगे तो ये बात समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन एड्रीनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, इसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ फाइबर्स तुम्हें पता है कि वो कोलिनर्जिक होते हैं, एड्रीनर्जिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फाइबर्स भी होते हैं जो ना तो वो कोलिनर्जिक होते हैं ना वो एड्रीनर्जिक होते हैं। ऐसे फाइबर्स कुछ और सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जैसे प्यूरिन इवोक्ड रिस्पॉन्सेज। कुछ मोटर फाइबर्स होते हैं जो पेप्टिडर्जिक होते हैं, यानी वो पेप्टाइड्स रिलीज करते हैं। कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि कुछ नॉन एड्रीनर्जिक और नॉन कोलिनर्जिक फाइबर्स जो है ना वो सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो पेप्टाइड्स रिलीज करते हैं जैसे कि सब्सटेंस पी। अब इनको सेंसरी फाइबर्स इसलिए, अब कुछ नॉन एड्रीनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक फाइबर्स जो है ना वो सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं। ठीक है, अब ये सेंसरी फाइबर्स जो हैं इनके पास पेप्टाइड्स होते हैं जो कि ये रिलीज करते हैं जैसे कि सब्सटेंस पी। अब स्पेसिफिकली इन्हें सेंसरी फाइबर्स क्यों कहा जाता है, ठीक है, उसका आंसर ही वो आगे लिख रहा है कि द सेंसरी फाइबर्स हैव टर्म्ड एज सेंसरी इफरेंट और सेंसरी लोकल इफेक्टर फाइबर्स बिकॉज व्हेन दे एक्टिवेटेड बाय सेंसरी इनपुट, तो ये क्या करते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ रिलीजिंग द न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस, इसीलिए इनको सेंसरी कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक इम्पल्स आती है, फिर ये उस इम्पल्स से जो है न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है साइट्स ऑफ द ऑटोनॉमिक ड्रग एक्शन। तो साइट्स हमने पढ़ी है कि हमारे पास कौन कौन से साइट्स होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास साइट्स पे होती है ना वो हो सकती है साइट इंक्लूड द CNS सेंटर्स। ठीक है, गैंग्लियंस हो सकते हैं, फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व टर्मिनल्स हो सकते हैं, फिर इफेक्टर के सेल रिसेप्टर्स हो सकते हैं, या फिर वो मैकेनिज्म हो सकते हैं जिसके ज़रिए जो है वो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है। इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास वही प्रीवियस डायग्राम है 6.1, जिसमें ये देखें कि हम या तो इस पूरे सेंटर को बंद कर दें, या हम गैंग्लियन को बंद कर दें, या ये आगे के रिसेप्टर्स को बंद कर दें, या फिर न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिलीज के मैकेनिज्म्स हैं हम उनको ड्रग्स के ज़रिए बंद कर दें, जैसे कि हमने इन डायग्राम्स के थ्रू उनको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोनॉमिक फंक्शन।
यानी हमारे पास जो भी ऑटोनॉमी के फंक्शंस हैं वो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, उनके अंदर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होते हैं, यानी हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो उसको रिलीज़ करवाना है या उसको ख़त्म करवाना है, किस तरह से, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इसके अंदर हमारे पास एक इंटीग्रेशन आती है लोकल इंटीग्रेशन, और एक हमारे पास आ जाती है सिस्टेमिक रिफ्लेक्सेस। लोकल इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमने जो कल डायग्राम की थी, हमने उनके अंदर जो है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, कल जो हमने डायग्राम्स की थी हमने उनके अंदर देखा था कि हमारे पास प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि ये प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स के ऊपर नोरेपिनेफ्रिन जाकर लग रही है। असल में ये प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं और ये प्री नोरेपिनेफ्रिन की जो रिलीज़ है ना उसको कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे रिसेप्टर्स भी होते हैं जिनको हम हेटेरो रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। ट्रांसमीटर रिलीज इज ऑल्सो मॉड्यूलेटेड बाय अदर प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स नोन एज हेटेरो रिसेप्टर इन केस ऑफ एड्रीनर्जिक नर्व टर्मिनल्स। वो रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, एसिटाइलकोलिन के हो सकते हैं, हिस्टामिन के हो सकते हैं, सीरोटोनिन के हो सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के हो सकते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें नेक्स्ट डायग्राम को देखना पड़ेगा जो कि ये वाले डायग्राम है। इसके अंदर देखिए कि हमारे पास ये देखें, ये जो अल्फा 2 है ना ये हमारा ऑटो रिसेप्टर है, ठीक है, और ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा है नोरेपिनेफ्रिन को, यानी नोरेपिनेफ्रिन खुद ही अल्फा 2 पर जाकर लगती है और अपनी ही रिलीज को इनहिबिट कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो मस्करीनिक है और 81 है, ये हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 के रिसेप्टर्स, ये हमारे पास दोनों जो हैं वो हेटेरो रिसेप्टर्स हैं। हेटेरो क्यों, क्योंकि नोरेपिनेफ्रिन नहीं इनकी जगह आकर लग रही, ठीक है, इसलिए इनको हेटेरो कहा गया। इनकी जगह एंजियोटेंसिन लगती है मस्करीन के ऊपर, मस्करीन का रिसेप्टर आकर मस्करीन न्यूरोट्रांसमीटर आकर लगता है, यानी एसिटाइलकोलिन वगैरह, ठीक है। तो ये इसको जो है वो और तरह से रेगुलेट करते हैं। एंजियोटेंसिन इसको पॉजिटिव स्टिमुलेशन दे रहा है और एसिटाइलकोलिन इसको नेगेटिव स्टिमुलेशन दे रहा है, इसको हम कहते हैं हेटेरो रिसेप्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि पोस्ट सिनेप्टिक मॉड्यूलेटरी रिसेप्टर्स, जिसके अंदर M1 या M2 होते हैं, मस्करीनिक रिसेप्टर या फिर किसी तरह का कोई पेप्टिडर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, वो गैंग्लियोनिक सिनेप्स के अंदर होता है, ठीक है। वैसे गैंग्लियोनिक सिनेप्स के अंदर मेनली निकोटिनिक ट्रांसमिशन होती है, लेकिन ये मॉड्यूलेशन के तौर पर आते हैं, ठीक है। और ये रिसेप्टर जो है फैसिलिटेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं ट्रांसमिशन को बाय एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टेमिक रिफ्लेक्सेस। अब सिस्टेमिक रिफ्लेक्सेस के लिए सिर्फ ये डायग्राम काफ़ी है जिसमें हमारे पास जो रिफ्लेक्सेस को एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास बॉडी का जो मेन आर्टीरियल प्रेशर है अगर वो कम हो जाए तो रीनल ब्लड फ्लो के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, देन रेनिन, देन एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब मेन आर्टीरियल प्रेशर जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो है कम होता है, ठीक है, तो रीनल ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से रेनिन बढ़ जाता है। रेनिन के बढ़ने से एंजियोटेंसिन रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन से एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन का मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, एल्डोस्टेरोन वाटर कंजर्वेशन करवाता है, ठीक है, और हमारे पास ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से वीनस रिटर्न बढ़ता है, वीनस रिटर्न के बढ़ने से स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, स्ट्रोक वॉल्यूम से कार्डियक आउटपुट बढ़ती है, एट द एंड मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक मैकेनिज्म नहीं है, ये तो हार्मोनल फीडबैक है, हमारे पास ऑटोनॉमिक फीडबैक कंट्रोल भी है। उसके अंदर क्या होता है कि मीन आर्टीरियल प्रेशर जैसे ही कम होता है तो बैरो रिसेप्टर्स इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। बैरो रिसेप्टर से देन वेजोमोटर सेंटर के ऊपर सिग्नल जाते हैं और वो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं और पैरासिम्पैथेटिक को इनहिबिट कर देते हैं। सिंपैथेटिक जैसे ही एक्टिवेट होता है ना तो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जिसको हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, TPR जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिससे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी मेजर करते हैं, तो ये बढ़ जाती है। इसके अलावा हार्ट रेट बढ़ जाता है, देन कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स बढ़ जाती है और वीनस टोन बढ़ जाती है। पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस के बढ़ने से मीन आर्टीरियल प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, हार्ट रेट के बढ़ने से कार्डियक आउटपुट, कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स के बढ़ने से स्ट्रोक वॉल्यूम और वीनस टोन के बढ़ने से वीनस रिटर्न। एट द एंड ये सारा फीडबैक साइकिल दोबारा चलता है और एट द एंड हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसको नेगेटिव कर दिया जाता है क्योंकि वो हार्ट रेट को स्लो करती है। तो हार्ट रेट के स्लोइंग इफेक्ट को कम करके हार्ट रेट के ज़्यादा के इफेक्ट को बढ़ा दिया जाता है और हमारे पास कार्डियक आउटपुट के बढ़ने से मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। अब ये पूरा फीडबैक लूप चलता है जिसमें हार्मोनल फीडबैक भी आती है और ऑटोनॉमिक फीडबैक भी आती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ से फॉर एग्जांपल क्रोनिक ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन विद अ वेसोडाइलेटर सच एज हाइड्रालाजीन विल बी अनसक्सेसफुल इफ द कंपेंसेटरी टैकीकार्डिया and the salt and water retention are not prevented by the use of additional drugs.
तो ये हाइड्रोलाजीन असल में क्या करवा रहा है, आगे हम इस ड्रग को प्रॉपर जब सीवीएस स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर ये पढ़ेंगे कि हाइड्रोलाजीन असल में कैसे काम कर रहा है। हाइड्रोलाजीन हमारे पास डायलेटर ड्रग है, ये वेजोडाइलेशन कराता है। लेकिन अगर तो हमारे पास बॉडी के कंपनसेटरी रिफ्लेक्सेस ओपन हुए, वो सारे काम कर रहे हुए, तो कंपनसेटरी रिफ्लेक्सेस से तो हमारे पास पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ती है, यानी कि जो वेजो कंस्ट्रिक्शन है उसका मैकेनिज्म बढ़ता है। तो हाइड्रोलाजीन ड्रग जो है वो यहाँ पर काम नहीं कर सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर हाइपरटेंशन का ड्रग हाइड्रोलाजीन दिया जा रहा है तो हाँ कोशिश ये करनी होगी कि सारे रिफ्लेक्सेस को बंद किया जाए, फिर हाइड्रोलाजीन ड्रग को दिया जाए। यानी हाइड्रोलाजीन ड्रग के साथ ऐसे ड्रग्स भी दिए जाएं जो रिफ्लेक्सेस को कम कर दें, ताकि हाइड्रोलाजीन अच्छे से वेजोडाइलेशन करवाकर हाइपरटेंशन को कम करवा दें। अब हम इस टेबल को करेंगे। ये टेबल जो है वो जान है एक्चुअल में एनएस की। अगर ये टेबल अच्छे से कर लिया है ना आपने, तो आपको बाकी चैप्टर्स जो हैं वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब मेन मसला है इस टेबल में ये आता है कि सारे रिसेप्टर्स एक साथ याद करना मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, एक साथ इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन एक साथ इसको समझना ज़रूर है। आगे जब हम एड्रेनर्जी के चैप्टर्स पढ़ेंगे तब और एक्सप्लेनेशन आएगी इन रिसेप्टर्स की, तो वहाँ पे इनको याद करना और आसान हो जाता है। लेकिन एट दी एंड जब बैक रिविजन करनी है तो तब आपको ये टेबल जो है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। जो है हम उसका एक ओवरव्यू लेंगे, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वो कहते हैं कि हमारे पास एक ऑर्गन है जो कि है आई। आई के अंदर हमारे पास आइरिस होती है और आई के अंदर सिलियरी मसल्स होते हैं। इसकी जो है वो यहाँ पर बहुत एम्बिगुअस सा लिखा हुआ है, मेन एक्सप्लेनेशन इसकी यहाँ पर आती है। ठीक है, अब देखें हमारे पास आईज के अंदर क्या होते हैं, आइरिस होता है। ठीक है, आइरिस के अंदर दो तरह के मसल होते हैं, रेडियल मसल भी और सर्कुलर मसल। जो रेडियल मसल होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है अल्फा 1 के थ्रू, यानी अल्फा 1 रिसेप्टर के ऊपर जब न्यूरोट्रांसमीटर आता है वो रेडियल मसल को क्या करवा देता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। जैसे रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो प्यूपिल जो है वो डायलेट कर जाता है। ठीक है, प्यूपिल की डायलेशन को हम कहते हैं मिड्रिएसिस, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने एक्चुअल में क्या करवाई है, मिड्रिएसिस करवाई। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलर मसल। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ M3 यानी कि मस्करेनिक रिसेप्टर, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, M3 के ऊपर एसिटाइलकोलिन आई, M3 ने सर्कुलर मसल को क्या करवाया, कॉन्ट्रैक्ट करवाया, तो प्यूपल भी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और उसके बदले में होगी मायोसिस। ठीक है, यानी प्यूपल का छोटा हो जाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3C से याद करना है, सर्कुलर मसल है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्यूपल भी कंस्ट्रिक्ट हो रहा है। ठीक है, और मेयोसिस, यहाँ प्यूपल डायलेट हो रहा है, और मिड्रिएसिस, इसको D से याद कर लेना। ठीक है, देन है हमारे पास सिलियरी मसल्स। अब सिलियरी मसल्स हमारे पास जब रिलैक्स करते हैं बाय बीटा रिसेप्टर्स तो हमारे पास लिगामेंट्स के ऊपर टेंशन जो है वो बढ़ जाती है। उस टेंशन के बढ़ने की वजह से जो लेंस है वो थिन हो जाता है। ठीक है, यानी सिलियरी मसल्स रिलैक्स किए हैं लेकिन लिगामेंट के ऊपर जो टेंशन है वो बढ़ गई है। देन हमारे पास अगर सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम M3 रिसेप्टर, तो लिगामेंट जो है वो रिलैक्स कर जाएंगे। ठीक है, और लेंस जो है वो थिक हो जाएगा। ठीक है, ये बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। देन है हमारे पास हार्ट। हार्ट के ऊपर हमारे पास आता है ऐसे नोड, एक्टोपिक पेसमेकर और कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब ऐसे नोट या एक्टोपिक पेसमेकर या कॉन्ट्रैक्टिलिटी हमें पता है कि हार्ट रेट या हर चीज़ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की इन्फ्लुएंस में बढ़ती है। ठीक है, अब हमने देखना है इसके ऊपर रिसेप्टर्स कौन से होते हैं। हार्ट के ऊपर कोई भी अल्फा रिसेप्टर नहीं होता, हार्ट के ऊपर सारे के सारे बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2। देन हार्ट के ऊपर मस्करीनिक में से M2 होते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो प्रीडोमिनेंट टाइप है ना मस्करीनिक रिसेप्टर्स की वो M3 है। ठीक है, बस कुछ जगह हैं जहाँ पर M1 है, कुछ जगह जहाँ पर M2 है, बाकी हर जगह पर पैरासिम्पैथेटिक में M3 ही है। ठीक है, तो हार्ट के ऊपर M2 रिसेप्टर्स हैं। हार्ट के ऊपर ऐसे नोट के ऊपर M2 है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी में सिर्फ एट्रिया की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम किया जाता है बाय M2। देन वी हैव ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के ऊपर जो स्किन और सप्लैंक्निक वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिसेप्टर अल्फा, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की इन्फ्लुएंस में स्किन और सप्लैंक्निक वेसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। लेकिन स्केलेटन मसल्स की ब्लड वेसल्स रिलैक्स कर जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो सिंपैथेटिक इन्फ्लुएंस में भी रिलैक्स कर जाती हैं, और वो हैं हमारे पास स्केलेटन मसल की ब्लड वेसल। उनके अंदर हमारे पास वेजो डायलेशन हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर्स। ठीक है, और अगर
वही हमारे पास जो रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर है वो अल्फा रिसेप्टर पर आकर लगेगा, तो स्केलेटल मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो, स्केलेटल मसल की ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। लेकिन मेनली स्केलेटल मसल के ब्लड वेसल्स के ऊपर बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल की ब्लड वेसल्स जो हैं वो रिलैक्स कर जाती हैं। अल्फा भी होते हैं बट मेनली बीटा होते हैं। देन हमारे पास आ जाती है कि अगर मस्करीनिक होंगे तो उससे तो ओबियसली ये रिलैक्स ही कर जाएगी, ठीक है। देन हमारे पास है ब्रोंकियल स्मूथ मसल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोंकियल स्मूथ मसल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर रिलैक्स कर जाते हैं, यानी ब्रोंकियोल्स की डायलेशन हो जाती है। यानी अगर किसी बंदे को हमने सिंपैथेटिक ड्रग दिया है और वो एस्थमेटिक है तो उसका एस्थमा रिलीव हो जाएगा, ठीक है। उसको जो है वो सांस लेने में आसानी होगी क्योंकि उसके ब्रोंकाई जो हैं वो रिलैक्स कर जाएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बीटा 2, ठीक है। लेकिन हमारे पास मस्करीनी के अंदर M3 होता है, तो उसके जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे और ये एस्थमेटिक पेशेंट के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। यानी एस्थमेटिक पेशेंट को जो है वो हम पैरासिम्पैथेटिक नहीं दे सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे और उसका जो अस्थमा है वो और एग्रेवेट हो जाएगा। देन वी हैव GIT ट्रैक के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल की जो वॉल्स हैं वो रिलैक्स कर जाती हैं सिंपैथेटिक के अंदर बाय अल्फा 2 एंड बीटा 2, और स्फिंक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं बाय अल्फा 1, यानी मोटिलिटी कम हो जाती है और स्फिंक्टर जो है वो हमारे पास आगे का रास्ता भी बंद कर देते हैं, ठीक है। और सिक्रेशंस भी इनहिबिट हो जाती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्फा 2, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऑपोजिट यही है कि वॉल कॉन्ट्रैक्ट करती है और स्फिंक्टर्स रिलैक्स कर जाते हैं पैरासिम्पैथेटिक में, और सिक्रेशंस भी हमारे पास बढ़ जाती हैं और मेंटेरिक प्लेक्सस है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। अब देखिए मेंटेरिक प्लेक्सस में M1 है और हार्ट के ऊपर M2 है, बाकी यहाँ पर ऑलमोस्ट अभी तक सारे M3 ही आए हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है जेनिटो यूरिनरी स्मूथ मसल, यानी ब्लैडर के ऊपर क्या होता है। ब्लैडर ऑब्वियसली सिंपैथेटिक में रिलैक्स कर जाता है और उसका स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, क्योंकि सिंपैथेटिक में ना, अब देखिए ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक में, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो है वो सिंपैथेटिक के अंदर ना तो डाइजेशन हो रही होती है, ना सिंपैथेटिक के अंदर जो है वो यूरिनेशन हो रही होती है। डाइजेशन के अंदर क्या होता है, सिंपैथेटिक में वॉल्स रिलैक्स कर जाती हैं, स्फिंक्टर बंद हो जाते हैं, जिससे फूड जो है वहीं ट्रैप हो जाती है। यूरिनेशन के अंदर क्या होता है कि यूरिन वहीं ट्रैप हो जाता है क्योंकि ब्लैडर रिलैक्स कर चुका है और उसका ट्राइगोन बंद हो चुका है, ठीक है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। देन वी हैव यूट्रस। अगर तो यूट्रस प्रेग्नेंट है तो यूट्रस को यही होगा कि यूट्रस जो है वो रिलैक्स रहे, ठीक है। प्रेग्नेंट यूट्रस की रिलैक्सेशन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो पेशेंट लेबर में चला जाएगा। तो उसकी रिलैक्सेशन के लिए मेनली यही है कि उसके पास जो हमारे पास रिसेप्टर्स हों वो बीटा 2 हों, यानी मेनली जो है वो बीटा 2 रिसेप्टर्स हों, ठीक है। लेकिन अगर यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट है तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर मेनली कॉन्ट्रैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि अल्फा रिसेप्टर्स। इसके बदले में मस्करीनिक में हमारे पास M3 होते हैं। पेनिस और सेमिनल वेसिकल्स के अंदर इजैक्यूलेशन के लिए अल्फा 1 और इरेक्शन के लिए मस्करीनिक। ये बात इंपॉर्टेंट है कि इरेक्शन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कराता है और इजैक्यूलेशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कराता है। सपोज अगर किसी पेशेंट को जो है वो गैंग्लियन का प्रॉब्लम है, यानी उसकी गैंग्लियोनिक ब्लॉकेट ड्रग सपोज दे दिया गया है, तो उसके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों इनहिबिट हो जाएंगी। तो इन दैट केस उसकी इरेक्शन और इजैक्यूलेशन भी दोनों इनहिबिट हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों, इरेक्शन जो है वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक करा रहा है, देन इजैक्यूलेशन जो है वो सिंपैथेटिक करा रहा है। देन हमारे पास आ जाती है स्किन। स्किन के अंदर जो है वो हमारे पास पाइलोमोटर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्फा, और स्वेट ग्लैंड जो है वो हमारे पास बढ़ जाते हैं मस्करीनिक में भी और हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स में भी। ये बात ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है। देन हमारे पास आ जाते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन। ये एड्रेनर्जी का चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें इसकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, स्टिल हम इसको यहाँ से गो थ्रू कर लेते हैं कि लिवर के अंदर जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज की फॉर्मेशन बढ़ती है, सिंपैथेटिक में ग्लूकोज चाहिए होता है, ठीक है। और रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, बीटा 2 और अल्फा। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन भी टूटना शुरू हो जाता है। फैट सेल्स में लिपोलाइसिस होना शुरू हो जाती है, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बीटा 3 रिसेप्टर्स। और किडनी के अंदर जो है वो रेनिन रिलीज होना शुरू हो जाता है बीटा 1 रिसेप्टर के अंदर। और देखें मेटाबॉलिक फंक्शंस में हमारे पास कोई पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन नहीं है और ना ही स्किन के अंदर कोई पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है एक्सेप्ट थर्मोरेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड, जिसके अंदर रिसेप्टर्स ही मस्करीनिक है। देन हमारे पास ऑटोनोमिक नर्व एंडिंग्स आ जाती हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग है वो नोरेपिनेफ्रिन की रिलीज को कम कर देती हैं, ठीक है, बाय मस्करीनिक रिसेप्टर्स। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग्स के अंदर क्या होता है कि वो एसिटाइलकोलिन की रिलीज को कम कर देती हैं बाय द अल्फा रिसेप्टर्स, ठीक है।
इसकी हमारे पास जो समरी बनती है ना इस पूरे चैप्टर पूरे टेबल की, इसकी जो हमारे पास समरी बनती है ना पूरे टेबल की, वो यही है कि ऑल स्टिमुलेशन इज डन बाय अल्फा वन। स्टिमुलेशन यानी कि सारी कॉन्ट्रैक्शन अल्फा वन के बारे एक्सेप्ट लिपोलाइसिस, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस के ऊपर और हार्ट के ऊपर। अब हार्ट के अंदर जो स्टिमुलेशन है वो हमारे पास बीटा 3 रिसेप्टर्स के बात है, और एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस और हार्ट के ऊपर जो है वो बीटा रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, बाकी सारी कॉन्ट्रैक्शन या स्टिमुलेशन जो है वो हमारे पास अल्फा वन रिसेप्टर्स के बात है इन सिंपैथेटिक, और सारी रिलैक्सेशन जो है वो बीटा 2 गिराते हैं इन सिंपैथेटिक, एक्सेप्ट इसकी भी एक्सेप्शन है, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी। अब यहाँ पर जो है ना हम देख लेते हैं आई के ये जो मसल्स दिखाएंगे ना इनको। अब देखिए ये हमारे पास लेंस है, ठीक है, ये साथ ही ये सिलेरी एपिथेलियम है, ये सिलेरी मसल्स हैं। देन वी हैव सक्लेरा, ट्यूबुलर मेशवर्क, ठीक है, कैनाल ऑफ श्लेम, ये हमारे पास कॉर्निया है, ये इंटीरियर चैम्बर है। ये देखें ये आयरस है ना, आयरस के पास दो तरह के मसल होते हैं, रेडियल मसल भी और सर्कुलर भी। जो रेडियल होते हैं उनको हम डायलेटर कहते हैं, ठीक है, ये डायलेटर है। सर्कुलर को हम स्फिंक्टर भी कहते हैं, ये स्फिंक्टर है। देखिए स्फिंक्टर्स के साथ मस्करीनिक यानी एम लिखा हुआ है, डायलेटर के साथ अल्फा लिखा हुआ है। हमें पता है कि रेडियल मसल जो है वो अल्फा के थ्रू जो है वो काम करते हैं, और स्फिंक्टर मसल यानी कि जो सर्कुलर मसल्स हैं वो मस्करीनिक रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं। देन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि the ciliary epithelium on the other hand has important beta receptors that have permissive effect on the aqueous secretion। कि सिलेरी एपिथेलियम के ऊपर जो है वो यानी कि इस एपिथेलियम के ऊपर बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, और बीटा रिसेप्टर्स के थ्रू जो है वो हमारे पास सिक्रीशंस बढ़ती हैं सिलेरी एपिथेलियम की। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।